Hello everyone, so welcome back. Today we will be continuing with the second part of the topic Indianization of Civil Services. This is class 9 SEBA History Textbook Chapter 1. So हम लोग ने देखा कि चार्टर एक्ट 1793 में क्या क्या बोला गया था. अभी देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833. The Charter Act of 1833 concurred to the recruitment of the Indians to the high posts of administration. तो इसमें बोला गया कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज का जो हायर पोस्ट है उसमें भी इंडियंस लोगों को रिक्रूट कर लेना चाहिए. This act instructed to take measures for determining eligibility of the Indians for the posts of civil services. तो इसमें कौन कौन एलिजिबल होंगे, मतलब कौन कौन किन को लिया जाएगा एलिजिबल. व्हेन यू आर एलिजिबल मतलब यू आर क्वालिफाइड. ओके, तो क्वालिफिकेशंस क्या होंगी उसको डिटरमाइन करना था. इस एक्ट के प्रोविज़न में बोला गया था कि क्या क्या प्रोविजंस या फिर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, मैटर करता है रिक्रूटमेंट के लिए, वो सब डिटरमाइन करना होगा. दिस कुड नॉट बी मटेरियलाइज्ड ड्यू टू द ओपोजिशन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. लेकिन ये कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ, मतलब ये कभी पुट टू द एक्शन में नहीं हुआ, मतलब इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. However, the British could not neglect the liberal attitude towards the Indians exhibited in this act. तो इसमें इस एक्ट में लिबरल एटीट्यूड था टुवर्ड्स इंडियंस, मतलब इंडियंस को रोका नहीं जा रहा था टू गेट इनटू द सिविल सर्विसेज एंड दैट टू इन द हायर पोजीशन, मतलब इंडियंस के लिए ये फ्री था. ओके, तो द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी मैजिस्ट्रेट एंड डिप्यूटी कलेक्टर वेर क्रिएटेड इन 1833 एंड 1843 रिस्पेक्टिवली एंड इट वाज डिसाइडेड दैट इंडियंस वुड बी फिट फॉर बोथ द पोस्ट्स. तो दो पोस्ट क्रिएट किए गए थे. ओके, डिप्यूटी मैजिस्ट्रेट एंड डिप्यूटी कलेक्टर. सो ये जो हायर पोस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ओके, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उसके जूनियर का पोस्ट है. तो इसमें बोला गया कि इन दोनों पोस्ट के लिए इंडियंस विल बी रिक्रूटेड और बी क्वालिफाइड. ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं द एक्ट ऑफ 1853. ओके, तो जब एक्ट ऑफ 1853 आया तो उसमें बोला गया कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किया जाएगा फॉर सिविल सर्विसेज, मतलब एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा जिसमें बहुत सारे जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो लोग आएंगे, compete करेंगे एग्जामिनेशन, और जो सबसे ज़्यादा टॉप में आएगा, रैंक में आएगा, उनको ही एडमिनिस्ट्रेशन में लिया जाएगा. इट वॉज ऑल्सो अलाउड द इंडियंस टू सिट इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, बट ओनली अ फ्यू ऑफ द इंडियंस कुड अपीयर इन द एग्जामिनेशन. क्यों? बिकॉज इसको इंग्लैंड में किया जाता था. एग्ज़ाम को इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए का एग्ज़ाम इंग्लैंड में लिया जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि इंग्लिश जो स्टूडेंट्स थे या फिर इंग्लिश मैन थे, उनके लिए ज़्यादा सुविधा था देना. ठीक है, एग्ज़ाम. The Queen's Proclamation of 1858 gave the assurance of recruiting the native people also to the posts of civil services. तो जो हम लोग ने क्वींस प्रोक्लेमेशन पढ़ा था 1858 का, उसमें ये एश्योरेंस मिला हुआ था कि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उसमें इंडियंस को भी, नेटिव पीपल, मतलब जो नेटिव है, इंडिया के जो नेटिव है, हु आर द नेटिव्स, दोज आर इंडियन पीपल, उनको भी सिविल सर्विसेज का पोस्ट में लिया जाएगा. तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने एक कमेटी बनाई थी इसके ऊपर. ठीक है, मतलब सिविल सर्विसेज में नेटिव्स लोगों को जगह देने के लिए कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी ने सजेशन दिया कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है अगर नेटिव लोगों को लेना है तो इंडिया में करवाना चाहिए फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज. ये बहुत अच्छा सजेशन था. बट एज द सिविल सर्विस पोस्ट वर रिजर्व्ड ओनली टू द कॉवेनेंटेड इंग्लिश पर्सन as per the provisions of Civil Services Act of 1862, this suggestion of the committee was not implemented. तो सजेशन तो अच्छा आया, लेकिन सिविल सर्विसेज एक्ट 1862 में एक प्रोविज़न था कि जो सिविल सर्विसेज का पोस्ट है, हायर पोस्ट, ये जो भी, वो इंग्लिश पर्सनस या इंग्लिश ऑफिसर्स के लिए ही रिजर्व्ड है. ठीक है, तो इसलिए ये जो
उनका जो ये कहना था कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स नेटिव्स के लिए भी खोल देना चाहिए और वो इंडिया में होना चाहिए, ये माना नहीं गया। Till 1865, the upper age limit of a candidate to appear in civil service examination was 22 years. Upper age limit मतलब 22 years के बाद अगर 23-24 हो गए, ओके, उस 22 years से older हो गए तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हो, तो ये upper age limit होता है, ओके। इसमें लोअर एज लिमिट नहीं बोला गया है, खाली अपर एज लिमिट। तो क्या था, 22 years का था, लेकिन 1866 में इसको 21 years कर दिया गया, घटा दिया गया। तो जिसकी वजह से ओनली अ हैंडफुल ऑफ इंडियंस कुड अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन हु कुड गेट अ सिविल सर्विस पोस्ट इन 1864। तो रिमेंबर दिस, ही इज़ द फर्स्ट एवर इंडियन टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, और उन लोगों को सिविल सर्विस पोस्ट मिला 1864 में। और फिर अदर 3 इंडियंस थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, बिहारी लाल गुप्ता, ये लोग भी सक्सेसफुल रहे थे। और 1872 में श्रीपद बाबाजी ठाकुर और आनंदराम बरुआ जो कि असम से थे, दे वर ऑल्सो सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद बहुत सारे लोग सक्सेसफुल रहे हैं, ओके। बट दिस आर द नेम्स ऑफ द पीपल हु वर दी इन द इनिशियल स्टेजेस में जो सक्सेसफुल रहे, ओके। फिर देखिए, ड्यूरिंग द वाइस रॉयलिटी ऑफ लॉर्ड लिटन, जब लॉर्ड लिटन वाइस रॉय थे इंडिया के, तो अपर एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज उसको घटाकर, फिर से घटाकर 21 years से एकदम 19 years तक कर दिया। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ही वॉज सिलेक्टेड, बट उन्होंने वो सब छोड़ के सोशल लाइफ स्टार्ट कर दिया था, मतलब पॉलिटिकल लाइफ है जो भी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने एक मास अवेयरनेस ऑर्गेनाइज करवाया अगेंस्ट दिस प्रोविजन, ओके। Banerjee sent a lawyer named Lal Mohan Ghosh to England to convey about the opinion of the Indians. तो लाल मोहन घोष नाम के लॉयर को भेजा गया इंग्लैंड में, इंग्लैंड की गवर्नमेंट से बातचीत करने के लिए कि इंडियंस लोग क्या फील करते हैं इस बारे में। Agreeing to the arguments of Ghosh, the English government was compelled to increase the upper age limit of the Indian civil service examination once again to 22 years. तो इंग्लिश गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया इस बात को, और फिर अपर एज लिमिट जो है वो फिर से बढ़ा दी गई 22 years, ओके। द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड अ लॉ रिगार्डिंग इंडियन सिविल सर्विस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ लॉर्ड लिटन। बाय दिस law, 1/6 members of Indian civil administration, which was reserved for the covenanted British persons, were now to be filled up by the nominated Indians. तो लॉर्ड लिटन के टाइम पे लॉ बनाया गया था, तो उसमें क्या बोला गया था, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए एक लॉ था, प्रोविज़न था कि 1/6 मेंबर्स जो होंगे इंडियन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो पोस्ट जो है वो रिज़र्व रहेगा किसके लिए, कोविनेंटेड ब्रिटिश पर्सन्स, मतलब ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए रिज़र्व रहेगा। लेकिन अभी इट वुड बी फिल्ड अप बाय द नॉमिनेटेड इंडियंस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। तो हम लोग ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ा है, तो वहाँ के जो नॉमिनेटेड इंडियंस है उनके द्वारा वो 1/6 जो पोस्ट है वो फिलअप किया जाएगा। The home government in England promised to recruit Indians in these posts with the approval of Secretary of the State and the Viceroy. Lord Lytton, the Viceroy of India, at his own initiative directed to select Indian of noble origin for this post, but the whole system could not be implemented as it failed to attract high-class Indian. तो Lord Lytton ने अब खुद से ये किया कि he wanted to recruit people, Indian people, but not from among the mass, but people who were wealthy या फिर rich या फिर राज घराने से थे, लैंडलॉर्ड थे, ओके, जो नोबल बर्थ से जो बोलते हैं, मतलब दे वर ईदर फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली और समथिंग। लेकिन इस पोस्ट के लिए जो नोबल पीपल थे इंडिया के, दे वर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड, ओके, टू वर्क अंडर दिस, ऑल राइट।